Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of July 2020. So today is International Tiger Day. First thing तो आपको याद रखना है कि International Tiger Day है आज. क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्यों इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को ही मनाया जाता है. वाई इज़ दिस 29 जुलाई सो इम्पॉर्टेंट फॉर टाइगर कंजर्वेशन. इसका रिलेशन जो है वो रशिया से कुछ है, आपको बताना है. मैं आपको हिंट भी दे दिया मैंने, सेंट पीटर्सबर्ग टू बी प्रिसाइसली. तो आप मुझे बताइए क्यों 29 जुलाई को ही इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ द क्वेश्चंस फॉर द डे जिनके आंसर्स आपको करना है. वाइट आइलैंड विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन. इनमें से कहाँ वाइट आइलैंड लोकेटेड है? ऑप्शंस आर आइलैंड ऑफ हवाई, बी रियूनियन आइलैंड, सी इज ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड. तो इनमें से कहाँ पे वाइट आइलैंड लोकेटेड आपको बताना है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में अभी रिसेंटली वाइट आइलैंड वॉल्केनो जो था वो इरप्ट हुआ था. इट वाज इन न्यूजीलैंड, दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच वाज इन न्यूज़ एंड ये इंपॉर्टेंट भी है. सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थे, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द HDI रिफ्लेक्ट्स ऑन इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, human security and empowerment. Second is HDI is a geometric mean of normalized indices of each of the three dimensions. तो ये जो है स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं देखता है. ये सेकंड सही है ज़रूर क्योंकि नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस होते हैं. तो बी विल बी द आंसर, 2 ओनली. और इंडिया की जो रैंक थी 2019 में वो 129 थी एंड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ UNDP. इसको निकालता कौन है? UNDP निकालता है. तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कंस्टिट्यूएंट होते हैं बेसिकली वो हेल्थ, एजुकेशन और आपका इनकम रहता है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम. लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि क्या पॉवर्टी का लेवल है या क्या उसमें जो अलग अदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, इनको वो नहीं दिखाएगा. ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो ये इसलिए सेकेंड जो ऑप्शन है केवल वो सही है, पहला गलत है. थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ICJ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट थे. पहला के स्टेटमेंट कह रहा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लीगली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट ऑफ द UN. सेकेंड स्टेटमेंट वो कह रहा है दैट रोम स्टैट्यूट इट्स अ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट इज द फाउंडेशन ऑफ ICJ. तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ UN नहीं, और जो रोम स्टैट्यूट है दैट इज फॉर ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, पहला भी गलत है. डी विल बी द आंसर. सो लेट्स सी, यस, डी इज द आंसर. और ये आपको याद रखना है कि ICJ जो है वो 1945 में UN कोर्ट की तरह ही एक्ट करता है, और आपका जो रोम स्टैट्यूट है उससे ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना हुआ है. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द 3 क्वेश्चंस. आपको समझ में आ गए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. सो लेट्स सी कि और क्या न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो एट 2967 टाइगर्स इंडियाज कैपेसिटी इज एट पीक. अब एक डिटेल्ड सर्वे रिलीज किया गया है ऑन ट्यूसडे एंड इट रिवील्ड दैट नियरली a third of India's tigers are living outside the tiger reserves. तो ये कहा जा रहा है कि 1/3 जो टाइगर्स हैं वो टाइगर रिजर्व के बाहर रह रहे हैं. ठीक है ना. तो नियरली 17 out of 50 रिजर्व्स आर अप्रोचिंग द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी. मतलब कि जितने उनमें हो सकते हैं मैक्सिमम टाइगर्स उतने हो चुके. तो पीक ऑफ देयर कैपेसिटी ऑलरेडी रीच कर चुकी है. तो इंडिया होस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स. इंडिया होस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स. ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया 70% वर्ल्ड टाइगर को होस्ट करता है. 2967 टाइगर्स टू बी प्रिसाइसली. एंड ऐसा कहा जा रहा है बेसिकली कि जो टाइगर्स की कैपेसिटी है वो सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच गई है बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स में. ठीक है ना, मतलब उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते. एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक्चुअली एक टर्म होता है कैरिंग कैपेसिटी. किसी भी इकोसिस्टम में एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि वो कितने ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर सकता है. एक टाइगर रिजर्व की भी कैरिंग कैपेसिटी होगी कि मैक्सिमम कितने, क्योंकि उसमें प्रे का नंबर तो लिमिटेड है ना, जितने प्रे जितना फूड हो सकता है वो लिमिटेड है. तो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी कही जा रही है. तो यहाँ पे वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल में ही लोकेटेड है ना. सो भोपाल में लोकेटेड है वन विहार नेशनल पार्क, उसका नाम आया था. तो लोकेशन इसकी याद रखेगा. ठीक है ना. नाउ द रिजर्व्स बाय डेफिनेशन आर अ सोर्स. जो रिजर्व्स होते हैं टाइगर रिजर्व, दे आर अ सोर्स एंड सूटेबल फॉर नरिशिंग अ ग्रोइंग टाइगर पॉपुलेशन. तो जो टाइगर रिजर्व्स हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज सोर्स लोकेशंस फॉर टाइगर्स. क्यों सोर्स? क्योंकि वहाँ पे नरिशिंग पॉपुलेशन हो सकती है, ग्रो कर सकती है पॉपुलेशन टाइगर्स की. ठीक है ना. दूसरा अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 1/3 जो टाइगर्स है दे आर गोइंग टुवर्ड्स द सिंक रीजन ऑफ द सिंक रीजन. ओके, तो सोर्स से वो सिंक की तरफ जा रहे हैं. क्यों सोर्स से सिंक की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि
उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, तो वो ओवरफ्लो होंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे वो बाहर जाएंगे, किसी दूसरी जगह जाएंगे, तो सोर्स से सिंक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर, विच इज यूजली 60-40 के रेशियो में रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ 60-40 स्प्लिट इन द टाइगर्स फ्रॉम सोर्स सिंक लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देयर इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ 60-40 स्प्लिट इन द टाइगर्स फ्रॉम सोर्स सिंक, बट दिस कैन वेरी ऑल्सो। तो ये रेशियो चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता, चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। सो याद रखें। अब यहाँ पे ग्लोबल टाइगर फोरम का भी नाम आया था, तो ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में बता दूं। ग्लोबल टाइगर फोरम इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड विद मेंबर्स फ्रॉम विलिंग कंट्रीज टू एम्बार्क अ ग्लोबल कैंपेन टू प्रोटेक्ट द टाइगर। इट्स द ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी। याद रखिएगा कि इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड विद मेंबर फ्रॉम विलिंग कंट्रीज टू एम्बार्क एन ग्लोबल कैंपेन टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, ठीक है ना। तो इसमें यूटिलाइज की जा रही कोऑपरेटिव पॉलिसीज ऑफ द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। तो याद रखिएगा 5 टाइगर सब स्पीशीज हैं फ्रॉम द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, जिनको प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाई गई थी। तो जीटीएफ बना कब था? ये बना था 1993 में। इट वाज फॉर्म्ड इन 1993 ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन एट न्यू दिल्ली। तो ये बना था एक रिकमेंडेशन के थ्रू, एंड इंडिया इसमें क्यों ग्रेट है? क्यों? क्योंकि इंडिया में ही इंटरनेशनल सिंपोजियम होता ऑन टाइगर कंजर्वेशन। देयर वाज अ सिंपोजियम इन इंडिया ऑन टाइगर कंजर्वेशन 1993, जिसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी टाइगर रेंज कंट्रीज की, इट वाज हेल्ड इन 1994 इन विच इंडिया वाज इलेक्टेड टू द चेयर एंड वाज आस्क्ड टू फॉर्म द इंटरिम सेक्रेटेरिएट। तो इंडिया ही चेयर था उसका 1994 में जब हुआ था। फिर 1997 में जीटीएफ बिकेम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1997 में जीटीएफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। Bangladesh was the chair twice, followed by Nepal. India was elected as chair in March 2011, replaced by Bhutan in 2014. तो भूटान 2014 में, इंडिया 2011 में फिर से इसका चेयर बना था, ठीक है ना। जीटीएफ में एक जनरल असेंबली होती है जिसको जो कि इट मीट्स एवरी 3 years, एंड स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग जो होती है वो एटलीस्ट वंस एवरी ईयर होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीटीएफ की जो वर्किंग होती है वो चलती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब इसमें एक और चीज़ आपको समझ में आई होगी कि टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं। तो ये देखो न्यूज़ में यहाँ पे टाइगर रेंज कंट्रीज भी 13 जो टाइगर रेंज कंट्रीज है वो है बांग्लादेश, सेकंड इज भूटान, थर्ड इज कंबोडिया, फोर्थ इज चाइना, फिफ्थ इज इंडिया, सिक्स्थ इज इंडोनेशिया, सेवंथ इज लाओ पीडीआर, देन सेवंथ इज लाओ पीडीआर, एट्थ इज मलेशिया, नाइन्थ इज म्यांमार, टेंथ इज नेपाल, 11th इज रशिया, एंड 12th इज योर थाईलैंड, एंड 13th इज वियतनाम। फिर से बता देता हूँ, बी से पहले बांग्लादेश भूटान है, सी से कंबोडिया चाइना है, फिर आई से इंडिया इंडोनेशिया है, एल से लाओ पीडीआर है, एम से मलेशिया म्यांमार है, 10th नेपाल है, देन आर से रशिया है, टी से थाईलैंड है, वी से वियतनाम है। सो दीज आर द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैम एज वेल। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये देखो इंटरनेशनल टाइगर डे 2020 है, एंड बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में एनटीसीए तो आपको पता होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी, 2006 में बनाई गई थी, 2005 में टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी एनटीसीए, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती है। और एनटीसीए हर 4 साल में टाइगर सेंसस करती है। एवरी 4 year टाइगर सेंसस इज डन बाय द एनटीसीए। तो ये भी फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। गेनी मिनफोर्ड इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे एक आर्टिकल है आरआईसी अ ट्राइंगल दैट इज स्टिल इंपॉर्टेंट। आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना। यहाँ पे इन तीनों ट्राइंगल की बात की जा रही है, इन तीनों कंट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है ना। एंड अभी ये आर्टिकल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इंडिया जो है उसकी थोड़ा वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रही है पॉलिसी। वेस्टवर्ड शिफ्ट मतलब कि थोड़ा यूएसए की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन हमको रशिया और चाइना का जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंडिया के लिए। सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पर इवोल्यूशन बताया जो रिलेशंस का। अगर हम इनिशियल ईयर्स में देखें तो इन 2000 जो इनिशियल ईयर थे, द कंट्रीज वर पोजिशनिंग देमसेल्फ फॉर अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। 2000 के समय स्टार्टिंग में तो तीनों कंट्रीज लगभग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव कर रही थी। यूएसए
अब जो थोड़ा आधिपत्य था वो घटने लगा था, ठीक है ना। अटैक हुआ उनके ऊपर, फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान और जो इराक वाला एंगल था उससे फिर यूएसए की पावर डिक्लाइन कर रही थी। फिर अब थोड़ा थोड़ा इन तीनों कंट्रीज में एक नॉन वेस्ट कंस्ट्रक्ट बनने लगा, मतलब कि एक नेक्सस बनने लगा चाइना, रशिया, यूएसए में, क्योंकि देवर एक तरीके से एंटी यूएसए, एंटी वेस्टर्न कंट्रीज कहना चाहिए। एंटी यूएस कंस्ट्रक्ट तो नहीं था, लेकिन एक वेस्टर्न एंटी वेस्ट कंस्ट्रक्ट जरूर था। बायलेटरल रिलेशन में देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद से इंडिया के साथ उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने लगे, चाहे वो डिफेंस हो चाहे एनर्जी हो। दीज वर द मेजर पिलर्स ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, ठीक है ना। With China, the 2003 decision to bring political approach to the boundary dispute and to develop other cooperation encouraged a multi-sectoral surge in relations. 2003 में इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी थोड़ा अच्छे स्ट्रांग होना शुरू हो गए थे। अब जो की इरिटेंट रहे हैं आरआईसी एंगल में, मतलब कि आरआईसी को जो मजबूत नहीं होने दे रहे हैं, वो क्या रीजंस हैं? तो सबसे पहले उसका रीज़न है यूएसए और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है, उससे ना तो रशिया खुश है ना ही चाइना खुश है, ठीक है ना। फिर इंडिया यूएसए ने रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाते गए। सिविल न्यूक्लियर डील न केवल उन्होंने की, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट था या जो डिफेंस के एग्रीमेंट थे, चाहे वो लेमोआ हो चाहे ये सारे एग्रीमेंट हो, तो इन सब से जो हमारा रशिया के साथ कंस्ट्रक्ट था या जो रशिया के साथ हमारा एंगल था, वो हमारा एंगल थोड़ा वीक पड़ने लगा, ठीक है ना। इसका मिसयूज़ पाकिस्तान ने भी किया और चाइना ने भी अपनी क्लोजनेस रशिया से बढ़ा ली, लेकिन हम कहीं ना कहीं रशिया से थोड़ा दूर हो गए। देन इंडिया और चाइना के जो टाइज थे वो काफ़ी डिटेरिएट हो गए, ओके। तो हम क्लोज जाते गए यूएसए से, यूएसए के क्लोज गए तो यूएसए ने हमको एक पिवट टू एशिया वाला जो कैंपेन था उनका, पिवट टू एशिया में उन्होंने हमको एक एंटी चाइना उसके तरह यूज़ किया, सेंटर की तरह, इससे हमारे जो चाइनीज़ रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगे। फिर इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी यूएसए के कोलैबोरेशन के कारण थोड़ा वीक हो गए, हमने ये भी देखा, और पाकिस्तान ने बाद में इसका यूज़ भी किया। देन बैलेंस ऑफ पावर जो इंडो पैसिफिक में है, वो भी एक काफ़ी बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि कौन सी कंट्री एशिया को रिप्रेजेंट करेगी, इस कारण से इंडिया और चाइना के बीच में तो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ नहीं सकती थी, ठीक है ना। सो दैट वाज द रीजन। देन चाइनीज़ पर्सपेक्टिव का देखा जाए तो चाइनीज़ पर्सपेक्टिव बेसिकली दे सी इंडो पैसिफिक एज द इनिशिएटिव ऑफ यूएसए लेड पॉलिसी, जो कि उनको लगता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए बनाई गई है, तो वो इंडो पैसिफिक को गलत तरीके से देखता है। दूसरा उसका जो OBOR इनिशिएटिव है, द OBOR इनिशिएटिव ऑफ चाइना, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान से पास होता है सीपेक वाला जो रीजन है, जिस कारण से भी इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं हो पाए। बट देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया एंड इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप। द रीजन फॉर दैट इज दैट फर्स्ट थिंग इज दैट वी शेयर अ बॉर्डर विद चाइना, हम एक बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, एंड चाइना भी एक एशियन कंट्री है जिसके साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो वो हमारे ओवरऑल पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है, इट इम्पैक्ट्स अवर ओवरऑल पॉलिसी एज वेल। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए रशियन पर्सपेक्टिव से, तो रशिया हैज़ ऑलवेज बीन लॉयल टू आवर फ्रेंडशिप, रशिया ने हमेशा लॉयल फ्रेंडशिप दिखाई है, और चाहे वो 1971 का बांग्लादेश के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट का वॉर हो, हर केस में वो हमारे साथ रहा है। देन अमेरिकन जो चाहते थे, अमेरिका का तो शिफ्ट जो रहता है अपने प्रॉफिट के हिसाब से रहता है, ऐसा रशिया का नहीं रहता, इस कारण से हमको वो भी उनके साथ मेंटेन करके रखना चाहिए, अपने जो रिलेशंस उनको मेंटेन करके रखना चाहिए बिल्कुल। डिफेंसिवली और एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पस से भी रशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस ऑल्सो। इंडिया चाइना की हम बात करें तो बॉर्डर शेयर करते हैं, देन बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे इंडिया डिपेंडेंट है और बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे चाइना डिपेंडेंट है, तो हमको इसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी उनकी यूज़ करनी है और उनके थ्रू जो API मिलता है, ये सारी चीज़ें, प्लस हम कुछ चीज़ सीख भी सकते हैं चाइना से, जिस कारण से हमको उनके साथ रिलेशनशिप वीक नहीं करनी चाहिए। इंडो पैसिफिक की बात करें, फॉर इंडिया इट इज़ अ ज्योग्राफिकल स्पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी वाइज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन कोऑपरेटिव ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया रशिया के बीच में, इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो, अगर हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में एक यूनिटी कोलैबोरेशन बना रहे, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन को मेंटेन रखने के लिए भी RIC में जो एक रिलेशनशिप अच्छा बनने की ज़रूरत है, ओके। द साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस, दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस। इस आर्टिकल में बेसिकली केरला हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली इशू की है नोटिस टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑन अ पिटीशन सीकिंग टू सेट अप अ मैकेनिज्म टू असिस्ट NRIs हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स अब्रॉड एंड रिटर्न टू इंडिया। तो केरला हाई कोर्ट ने ये नोटिस दी है बेसिकली कि जो लोग जॉब कर रहे थे बाहर और उनकी जॉब चली गई है, NRIs जो ऐसे आ गए इंडिया, तो उनको कुछ असिस्ट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए आपको करना चाहिए।
तो अगर साउथ एशिया गल्फ माइग्रेशन कॉरिडोर की बात करें तो इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट एंड इन द वर्ल्ड। ओके, तो साउथ एशिया जो गल्फ माइग्रेशन कॉरिडोर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेशन होता है यहाँ पे इस वाले रीजन में। साउथ एशियन अकाउंट फॉर नियरली 15 मिलियन इन द गल्फ रीजन में 15 मिलियन लगभग साउथ एशियंस रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इन 2019 टोटल रेमिटेंस जो हमारा आता है वो भी इसी रीजन से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी आता है, सबसे अधिक रेमिटेंस जो आता है वो इसी रीजन से आता है। अब अगर हम देखें कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या हुआ है माइग्रेंट्स में गल्फ कंट्रीज में, तो सबसे पहले तो अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस एंड एक्सपोजर टू कोविड-19। वहाँ पे जो लोग रह रहे थे माइग्रेंट बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहे थे, लेबर्स की तरह काम करते हैं, ओवर क्राउडेड रहते हैं, वहाँ पे अनसैनिटरी कंडीशंस होंगी, देयरफॉर वहाँ पे स्पाइक जो थे कोविड-19 केसेस में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। देन जो माइग्रेंट्स उनके क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे एंड वहाँ पे कोई सेफ्टी नेट नहीं था, कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर वो नहीं थे, उनके लिए कोई वेलफेयर मैकेनिज्म नहीं था, कोई लेबर राइट्स नहीं था, इस कारण से वो सब पैंडेमिक का शिकार हुए और ये बहुत ज़्यादा देखा गया वहाँ पे, है ना। अब वहाँ पे एक सिस्टम चलता है, कफाला सिस्टम चलता है, जैसे कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मुझे बताना कि कफाला स्पॉन्सरशिप में होता क्या है। गूगल करो कफाला सिस्टम। इनफैक्ट मैंने बताया था कि ओमान के रिगार्डिंग कफाला अभी न्यूज़ में था, ओमान के रिगार्डिंग आया था। तो कफाला सिस्टम क्या है आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, कफाला सिस्टम के बारे में। सो इस कारण से और ज़्यादा प्लाइट बढ़ गया था कफाला सिस्टम में, ठीक है। तीसरा शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। वहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज थी वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो गई, वहाँ पे मेडिसिन पूरे नहीं हो पाए, प्लस जो वेंटिलेटर्स मास्क ये सारी चीज़ें भी थी वहाँ प्रॉपर मात्रा में नहीं थे, इस कारण से वहाँ पे और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ गई। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देखा जाए तो वंदे भारत मिशन था, जिसमें कि एक मल्टी एजेंसी मिशन था, जिसमें कि लगभग 64 फ्लाइट्स थी, जिनमें से कि हमने गल्फ कंट्री से प्लस यूएसए यूके इन कंट्री से अपने माइग्रेंट्स को वापस लेकर आए। देन स्वदेश स्कीम थी जिसका नाम है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये इनिशिएटिव बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करने का, ऐसे लोग का जो स्किल्ड हैं और जो लोग आए हैं वापस उनको काम प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश स्कीम। देन ड्रीम केरला इनिशिएटिव, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स एंड द स्टेट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इनिशिएटिव केरला के लिए था। फिर एक और मालदीव्स और ऐसी कंट्रीज के लिए आप सबको पता है कि हमारा जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चला, ठीक है ना। फिर कंट्री वाइज इनिशिएटिव हमने किया, जैसे बांग्लादेश में तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि स्पेशल पैकेज फॉर द रिसेटलमेंट ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स फ्रॉम द बांग्लादेश। तो उनको मनी, बेसिकली उनको मनी प्रोवाइड की जाएगी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कंपनसेशन दिया जाएगा फैमिलीज को। पाकिस्तान के लिए बोला गया कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेशन है, इट हैज़ केम आउट विद स्पेशल प्रोग्राम टू अपग्रेड द स्किल ऑफ रिटर्नीज। जो लोग पाकिस्तान से आएंगे उनकी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस था, जिसको कि हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सार्क हो, ILO हो, यूएन कन्वेंशन, उनको कोशिश करनी चाहिए कि माइग्रेंट्स की क्राइसिस को दूर करने में वो हमारी मदद करें। प्रोटेक्टिंग द आर्टिस्ट्स एंड द आर्ट। अब ये बेसिकली आर्टिकल जो लिखा गया है वो फिक्की ने कुछ सजेशंस दिए कि किस तरीके से आर्टिस्ट की जो कंडीशन है वो सुधारी जा सकती है। कोविड-19 में आर्टिस्टों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, चाहे वो 88% क्रिएटिव सेक्टर हो, वो उसको नुकसान पहुंचा। 88% ऑफ द क्रिएटिव सेक्टर हैज़ फेस्ड द बीटिंग ऑफ कोविड-19। ऑफ दीज बिजनेसेस 32% आर फेसिंग अ लॉस ऑफ रफली 50% ऑफ देयर एनुअल इनकम। 32% ऐसे क्रिएटिव आर्ट के सेक्टर से जिनको 50% से ज़्यादा एनुअल इनकम कम हुई है, ठीक है ना। 53% of the events and entertaining management sector saw 90% of their events cancelled। बहुत सारे इवेंट्स थे जो कि कैंसिल हो गए एंटरटेनमेंट सेक्टर के, ठीक है ना। एंड दिस इज द सेक्टर दैट हैज स्ट्रगल्ड द मोस्ट। और स्टेट का जो सपोर्ट रहा है इस आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कम रहा है, चाहे वो CSR हो, CSR बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है सेक्टर को। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है कि जो इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया है कि कुछ सजेशंस दिए गए हैं, रिकमेंडेशंस दिए गए हैं बाय फिक्की। तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि जो 2017 में अप्रूव हुई थी इनको कुछ ग्रांट देने का, वो ग्रांट इनको आप प्रोवाइड कर दो आर्ट सेक्टर को। देन बजटरी सपोर्ट आप प्रोवाइड करो, बजट का कुछ पोर्शन आप इनको ट्रांसफ़र करो ताकि ये जो आर्ट सेक्टर है उसको मदद मिल पाए। देन आप स्पॉन्सर्ड कल्चरल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करो, स्पॉन्सर्ड कल्चरल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करो। ये कोशिश करो कि आर्ट एंड कल्चर के सेक्टर में जो लोग हैं उनको आयुष्मान भारत या दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका फ़ायदा मिल पाए। GST पेमेंट में उनको मोराटोरियम दो, उनको कुछ मतलब कंसेशन दो कि आप चलो 4 महीने के लिए आपके लिए माफ़ है, 6 महीने के लिए आपके लिए माफ़ है, ठीक है ना।
और उनके लिए ऑनलाइन कुछ पोर्टल की व्यवस्था करो कि वो अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकें, ताकि बेसिकली जो रिस्पांस अनरिस्पॉन्सिव रिस्पांस था वो उनको मिलने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि लोग दूसरी जगहों पे नहीं भागे, नहीं तो आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, वो दूसरी जगहों में भाग रहे हैं, किसानी में भाग रहे हैं। इसमें एक नाम आया था कलबेलिया, तो याद रखें कलबेलिया इज अ आर्ट फ्रॉम राजस्थान, ये फोक आर्ट है फ्रॉम राजस्थान। ओके, राजस्थान में डांसर ग्रुप होता ही है, राजस्थान में कलबेलिया चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी आता है। तो बेसिकली इट्स अ रियल अपॉर्चुनिटी कि हम कल्चरल इकोनॉमी क्रिएट कर सकें। तो ऑथर ने वही बोला कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि दे शुड क्रिएट अ कल्चरल इकोनॉमी, ताकि मिलियंस ऑफ लोगों को मदद मिल पाए, और जो एग्रीकल्चर में फाइनली भाग जाते हैं तो उनके टेम्परेरी जॉब में भागने से अच्छा है कि आप उनको यहाँ पर रखो, तो एक पूरी की पूरी कल्चरल इकोनॉमी तैयार हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो भी इंक्रीज होगा, सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगा। तो दैट वाज द सजेशन गिवन बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। कोविड-19 विल लीड टू राइज इन चाइल्ड वेस्टिंग। तो कोविड-19 के कारण चाइल्ड वेस्टिंग के इंस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, लोअर वेट फॉर हाइट, ओके, लोअर वेट फॉर हाइट, ओके, एंड इट कैन रेज बाय 14.3%, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट एक डेटा है जो कि आया है। एंड वेस्टिंग का मतलब जरूर समझ लेना, लोअर वेट फॉर हाइट मतलब हाइट के हिसाब से आपका वजन अगर कम है तो होता है ये। नोटिफिकेशन ऑन 74% ऑफ एफडीआई इन डिफेंस सून। गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, बेसिकली द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम आउट विद इट्स डिसीजन ऑन 74% एफडीआई इन डिफेंस एंड नोटिफिकेशन इज लाइकली टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो 74% एफडीआई हो गया था ऑटोमेटिक रूट से, याद रखिएगा। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि जब आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, गवर्नमेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले 49% था, 49% था, वो बढ़ा करके 74% कर दिया गया, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 था उसको नया नाम दे दिया गया है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 दे दिया गया है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, ठीक है ना। पहले उसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बोलते थे, तो उसका नया नाम आ गया है। अब कुछ नए चेंजेस ऑलरेडी किए गए थे, आप सबको पता है कि हमने एक निगेटिव लिस्ट बनाई थी, मतलब कि कुछ ऐसे आइटम्स की लिस्ट जो कि इंपोर्ट इंडिया नहीं करेगा, विच विल नॉट बी इंपोर्टेड, दैट इज द निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। देन वी सेड दैट सेपरेट बजटरी एलोकेशन किया जाएगा फॉर द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। देन वी सेड दैट देयर शुड बी इंडिजनाइजेशन ऑफ स्पेयर्स एंड कंपोनेंट एंड रेजिंग द एफडीआई कैप ऑफ ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49 to 74%। तो ये कुछ चेंजेस हमने रिसेंटली किए हैं डिफेंस पॉलिसी में, याद रखिएगा। राफेल इंडिया आ रहे हैं, देखो ये ऊपर पेट्रोल भरा जा रहा है, पता नहीं एटीएफ देखिए एविएशन टरबाइन फ्यूल भरा जा रहा है, नॉट पेट्रोल। तो याद रखिएगा इसमें एविएशन टरबाइन फ्यूल ही भरते होंगे आई थिंक, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। ईरान ब्लास्ट रेप्लिका ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर अमिड टेंशंस विद यूएसए। तो यूएसए के साथ जो टेंशन चल रही है, तो ईरान की पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है, आईआरजीसी जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा आईआरजीसी ईरान की गार्ड है, उन्होंने एक रेप्लिका एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज एक ड्रिल कर रहे थे ईरानियंस, जिसमें उन्होंने उड़ा दिया इसको। इस ड्रिल का नाम था ग्रेट प्रॉफिट 14, याद रखिएगा द नेम ऑफ द एक्सरसाइज वाज ग्रेट प्रॉफिट 14, जहां पर उन्होंने इसको उड़ा दिया यूएसए को एक मैसेज देने के लिए कि हम आपको भी ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है ना। अब जो ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड बुश फायर था, तो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 बिलियन एनिमल्स उसमें इफेक्ट हुए थे। तो 3 बिलियन एनिमल्स लगभग उसमें इंपैक्ट हुए थे, याद रखिएगा। गवर्नमेंट नोटिफाइज 100% एफडीआई इन एयर इंडिया फॉर एनआरआईज। अब गवर्नमेंट ने क्या किया रिसेंटली कि पहले ये चीज़ नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने एनआरआईज के लिए अब 100% एफडीआई कर दिया है इवन इन एयर इंडिया। पहले क्या था, द अमेंडमेंट रिमूव्स द एक्सेप्शन, पहले एक एक्सेप्शंस था। पहले क्या था, विच परमिटेड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया 100% एफडीआई इन एयर ट्रांसपोर्ट बट नॉट इन एयर इंडिया। पहले 100% एफडीआई तो था, लेकिन वो एयर ट्रांसपोर्ट में था बट नॉट इन एयर इंडिया। पूरे एयर ट्रांसपोर्ट में था बट नॉट इन एयर इंडिया, एयर इंडिया के लिए नहीं था। बट वो एक्सेप्शन अब रिमूव कर दिया गया है। अब ये बोल दिया गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो था वो टर्म रिमूव करके एनआरआईज कर दिया गया है। एनआरआईज आर नाउ अलाउड टू कमिट 100% एफडीआई इन द एयर transport including Air India, okay, NRIs are now allowed to commit 100% FDI in transport including Air India। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। रूरल लैंडिंग इज रिवाइविंग एग्रीकल्चर गिविंग होप। तो यहाँ बेसिकली बोला गया कि जो अभी इसके बाद की कोविड-19 के बाद की जो इकॉनमी है उसको रिवाइव करने में एग्रीकल्चर का और एफएमसीजी यानी कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो जल्दी से कंज्यूम किए जाते हैं, और फार्मा और कंस्ट्रक्शन, ये 4 सेक्टर हैं जो कि इंडिया की इकॉनमी को एक वी शेप्ड ग्रोथ दे सकते हैं। वी शेप्ड ग्रोथ मतलब इस तरह के, जैसे डाउनफॉल हुआ उतना ही आपका ग्रोथ भी होता है, तो वी शेप्ड ग्रोथ इसको बोला जाता है। तो वी शेप्ड ग्रोथ के में ये 4 सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट
होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़ एनालिसिस फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगा होगा। माता चिंतपूर्णी टेम्पल, अब माता चिंतपूर्णी टेम्पल घरों में प्रसाद डिलीवर करवाएंगे, तो माता चिंतपूर्णी टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश का टेम्पल है, याद रखिएगा। दैट वाज अनदर न्यूज़। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।